चलें जी, जल्दी जल्दी एंट्रीज बता दें। प्लान डेबिट 344, कैश क्रेडिट 300, प्रोविजन क्रेडिट 344.4, डेबिशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, डेबिशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। इधर यकम जनवरी 18 की डेट डालनी है। यकम जनवरी 18 को प्लान डेबिट प्रोविजन, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट। जी माय डियर, वापस आ जाएं, पेज 347। चाय वाली चैनक में 2-3 सफ़े पीछे, पेज 347। चाय वाली चैनक में अंदर की तरफ गोल्डन कलर की कोटिंग लगी होती है। सिल्वर होती है ना, तो बोले ना। अब आप लोग अगर ऐसे डेड बन के बैठे रहेंगे तो क्या फायदा आपसे बातें करने का। तो चाय वाली चैनक के अंदर की तरफ सिल्वर वाली कोटिंग लगी होती है, और अगर वो कभी खराब हो जाए तो उसको सही कराने के लिए टाउनशिप का बाजार मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, एशिया का सबसे बड़ा बाजार। तो वैसे समंदर है वो, एक दफा मुझे भी किसी ने कहा जाने को, समंदर है वो। तो टाउनशिप के बाजार के अंदर जो है, कल मैं एक जगह से गुजरा, कोई 3-4 लड़के थे, 12, 13, 14, 15 साल की उम्र के। अब वो ऐसे एक दूसरे को गालियां, इस किस्म की बातें कर रहे थे। तो ऑब्वियसली मौके पे ऑपरेशन तो नहीं करना होता, लेकिन मुझे लगा कि ये शायद बात को ले लें, और एक महज़िब बंदा भी उनके पास खड़ा हुआ था। तो मैं फ़ौरन उनके पास गया, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये कोई ऐसी बात ही करने आ रहे हैं। तो उसमें जो महज़िब बंदा था वो फ़ौरन बोल पड़ा मेरे बोलने से पहले ही कि मैं इनको कह रहा हूँ, कोई औरतें भी पास से गुजर सकती हैं, ऐसी बातें ना करें। मैंने उसको कहा, भाई कोई नहीं, अल्लाह देख रहे हैं असल में, औरतें गुजरें ना गुजरें, ये तो अल्लाह देख रहे हैं ना, तो इस वजह से। तो मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा गेटअप का हर जगह फ़ायदा होता है, अगला बंदा रिगार्ड कर लेता है। तो हालांकि हमारे अमाल तो अल्लाह को ही पता है कौन सा अमल कबूल होने नहीं होना। अच्छा जी, रीफर्बिशमेंट कॉस्ट्स, नो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। एक फर्नेस है, ईंटों की भट्टी, वो पट्टी वाला भट्टी नहीं, ईंटों का भट्टा कर लो, चलो ईंटों का भट्टा। अब उसके अंदर एक लाइनिंग है, जितना अंदर तपिश होगी उतनी ईंट मजबूत होगी। तो उनके अंदर लाइनिंग है। ये लाइनिंग थोड़े अरसे बाद इस तरह की हो जाती है, और फिर कुछ ईंटें पकी हुई और कुछ ईंटें कच्ची निकलती हैं। तो a furnace has a lining that needs to be replaced for technical reasons. साल के एंड पर 3 साल हो गए हैं लाइनिंग को करवाए हुए। 2 साल बाद हमारी जो लाइनिंग है वो होने वाली है। तो मैं तीसरे साल के एंड पर खड़ा हूं। मैंने यहां पे खड़े होकर लाइनिंग करवाई है। अब मैं तीसरे साल के एंड पे खड़ा हूं, और मुझे होल उठ रहे हैं ये सोच के कि 2 साल बाद मैंने और लाइनिंग करवानी है,
तो यहां खड़े होके मैं एक लाइबिलिटी बुक करूं या ना करूं? क्यों ना करूं? देयर इज नो पास्ट इवेंट, देयर इज नो पास्ट इवेंट। अभी तो टाइम बाकी है, कितने साल बाद लाइनिंग करवानी है? मैंने तो आपको पिछली एग्जाम्पल में ये पढ़ाया है कि अगर आप 5वां साल क्या, आप 6ठे साल के एंड पे भी तो खड़े हैं, फिर भी लाइनिंग कराने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अनलेस के आप लाइनिंग करवा लें और उसकी पेमेंट ना करें। तो मैं तीसरे साल के एंड पे खड़ा हूं, आप आज खड़े हैं 2024 में, और आपको ये सोच के होल उठ रहे हैं कि मैंने 2031 में अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदना है। उस वक्त हेलीकॉप्टर अवेलेबल होंगे रेडीली इंशाल्लाह, तो मैंने 2031 में हेलीकॉप्टर खरीदना है। अब आप इसी लाइबिलिटी को सोचते हुए सो जाएंगे तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, तो इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। तो अब यहां खड़े होके मुझे लग रहा है कि 2 साल बाद मैंने क्या करवानी है? फर्नेस की लाइनिंग। तो क्या मैं तीसरे साल के एंड पे प्रोविजन क्रेडिट करके कुछ डेबिट करके सोऊं या ऐसे ही सो जाऊंगा? ऐसे ही सो जाऊं। बेगम को बस बता दिया करें तहज्जुद में मुझे उठा देना। अच्छा जी, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड, एंड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग, रिप्लेस का मतलब ये होगा ना, पुरानी को खुरचेंगे जाके अंदर बंदे भेज के और फिर नई लाइनिंग करेंगे। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग इज नॉट रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी। इसको रिकॉर्ड ना करें भी लायबिलिटी के तौर पे, अभी तो तीसरे साल का एंड आया। बिकॉज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, 3rd ईयर है ना हमारा, बिकॉज एट द एंड ऑफ 3rd ईयर no liability to replace the lining exists। इसको काट दें। आगे भी काट दें, छोड़ें। नेक्स्ट, एक काम जरूर करना है आपने कि आपने हर लाइनिंग को अलग कैपिटलाइज करके 5 सालों पे डिप्रिशिएट करना है। ये तो IAS 16 की डिस्कशन शुरू हो गई है, इट हैज नथिंग टू डू विद IAS 37। ये तो IAS 16 की डिस्कशन शुरू हो गई है। तो आप 5 साल तक लाइनिंग को जो है वो बैलेंस शीट में रखें, फिर उसके बाद पुरानी लाइनिंग को डिस्पोज कर दें और नई लाइनिंग को रिकॉर्ड कर लें। उसकी एंट्री तो आसान सी होंगी, तो आपको पता ही है कि फर्स्ट कर लें 2015 है, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग करवाई, लाइनिंग कॉस्ट डेबिट 50 मिलियन, कैश क्रेडिट 50 मिलियन। तो अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँ 10 की, फिर 10 की डिप्रेशन चार्ज करूँ, फिर 10 की डिप्रेशन चार्ज करूँ, फिर 10 की डिप्रेशन चार्ज करूँ, और 31/12/19 को मैं खड़े होकर पुरानी लाइनिंग को खुरचवा दूँ। कैश डेबिट 0, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 50, पूरा बैलेंस अब पड़ा होगा ना, और एसेट लाइनिंग कॉस्ट 5 एंट्रीज मैंने नहीं की, वो बहुत टाइम लग जाना था। तो ये खरीदने की एंट्री, ये डिस्पोजल की एंट्री। लाइनिंग बिकती कहाँ है? हाँ, कोई स्क्रैप में पैसे मिल जाए तो वो और बात है। तो गेन लॉस 0 आ जाएगा, गेन लॉस 0 आ जाएगा। और उसके बाद या ये तो 31/12/19 को आप एंट्री कर देना, उसके बाद या 31/12/19 को, या 1 जनवरी 20 को, या 2 जनवरी 20 को, या 4 जनवरी 20 को नई लाइनिंग करवाएं आप। नई लाइनिंग करवाने की एंट्री, लाइनिंग कॉस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब शायद महंगी हो, 50 की बजाय 60 मिलियन की हो, वो फिर आपकी किस्मत है। तो ये वाली अकाउंटिंग कहता है ज़रूर करें, इस पर मुझे कहता है एतराज़ नहीं, लेकिन इसमें लाइबिलिटीज़ कहीं नहीं आ रही। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड, प्रोविजन रिकॉर्ड ना करें इसकी, द डेप्रीसिएशन ऑफ लाइनिंग टेक्स अकाउंट्स ऑफ इट्स कंजम्पशन। डेप्रीसिएशन इसके इस्तेमाल होने को शो कर रही है। डेट इज, कंजम्पशन का क्या मतलब है? डेट इज, इट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years। द रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड कौन सी हैं? अभी इनकर्ड तो 50 हुई थी ना, देन इनकर्ड कौन सी हैं? 60 अगर हों।
द रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड, और जो बाद में हो आर कैपी, इनको कैपिटलाइज कर लें 60 को, with the consumption of each new lining shown by depreciation over the subsequent are capitalized with the, बस इतनी अंग्रेजियां कहां याद करेंगे आप, आर कैपिटलाइज विद डेप्रिसिएशन ओवर द सब्सिक्वेंट 5 years। विद की जगह ये लिख दें, आर कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रीशिएटेड ओवर द सब्सिक्वेंट। ऐसा सवाल आ सकता है आई कैप में, अब इसकी थोड़ी सी ये थ्योरी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोविजन का सवाल नहीं है ना, IS 16 का सवाल है, इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी याद करनी पड़ेगी। अब पूरी अंग्रेजी जरा याद एक दफ़ा करते हैं, इधर देखें, पहले मेरे से साथ याद कर लें। नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज, ये तो आसान बात है ना। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग लॉजिक is not recorded as liability because at the end of 3rd year no obligation to replace the lining exists. Instead of a provision being recorded, the depreciation of lining takes account of its इस्तेमाल। depreciation इसके इस्तेमाल को शो कर रही है, that is it is depreciated over the relining cost then incurred, जो बाद में होंगी, are capitalized and depreciated over the subsequent 5 years। अच्छा, 5 साल बाद आप अगर रीलाइनिंग ना करवाएं और ईंटें ख़राब ही बेचते रहें, वो आपके कस्टमर ख़राब होंगे। अगर हुकूमत ने कोई लॉ बनाया हुआ है तो वो फ़ाइन दे दें, पता नहीं हुकूमत ने कहाँ ऐसे लॉ बनाने हैं, तो हुकूमत के लॉ शॉ के फ़ाइन भी यहाँ तो नहीं आएंगे, यहाँ तो कोई ऐसा ख़तरनाक काम भी नहीं है। तो ठीक है, ख़राब ईंटें बेचें आप, अगला कस्टमर आपको कम पैसे देगा, वो आपकी मर्ज़ी है। 5 साल के बाद भी जब तक रीलाइनिंग करवा नहीं लेंगे तब तक आपके ऊपर रीलाइनिंग की लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो 3 एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए, रीट्रेनिंग नहीं करवाई, रीलाइनिंग अभी तो टाइम भी है वैसे बाकी, लेकिन 5वें साल भी खड़े होते तो कुछ भी ना करते। नोट कर लें, चलें। पुरानी लाइनिंग रिकॉर्ड करें, फिर पुरानी लाइनिंग को डेप्रिशिएट करें, फिर पुरानी लाइनिंग डिस्पोज करें, फिर नई लाइनिंग को रिकॉर्ड करें। जल्दी नोट करें और अगली एग्जाम्पल पढ़ लें।
भाई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डेज शुरू हो चुके हैं। तो याद है हमारे ज़माने में कोई, आपके तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, रोल नंबर स्लिप लेने, कोई फीस जमा कराने, हम इन दिनों में कहीं 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 नहीं जाते थे, किसी ना किसी को घर में से ही जाना पड़ता था कि इसके पेपर जो है वो सर पे आए हुए हैं, अब इनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। तो कई दफ़ा तो यहाँ तक हो जाता था रोटी में सालन डाल के रोटी का शौरमा बना के खाना पड़ता था। इतने दिन करीब आ चुके हैं हमारे। ओके, एग्जाम्पल 11B, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा दिन करीब आ चुके हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं है। रिफर्बिशमेंट कॉस्ट्स, ठीक है, ऑब्वियसली मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एक दो और बात की तो कुछ लोगों ने उठ के पढ़ने चले जाना है। रिफर्बिशमेंट कॉस्ट्स, एक जहाज है, आंखें बंद करके विजुअलाइज करें, जहाज, क्या जहन में आया है? दो टांगे, हाथ दो, जहाज में कह रहा हूं, जहाज परों वाला, एक जहाज है, उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो अपने आप को, यानी उसकी कंपनी ओवरहॉल कराए इट्स एयरक्राफ्ट वंस एवरी 3 years। तो पीआईए वालों के लिए जरूरी है कि तीसरे साल के एंड पर जितनी सवारियां बैठे जहाज में उन्हें कहें जरा उतरो, फिर सारे जहाज के पेच पूछ खोलें और खोल के दोबारा जो है उनको बंद करें। इसे कहते हैं ओवरहॉल। तो ये एक मेजर रिपेयर भी कहते हैं इसको, मेजर रिपेयर आप कर रहे हैं, ओवरहॉलिंग कर रहे हैं, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। भाई ये तो कॉन्सेप्ट दे रहा था, सवाल वाले ने तो ये भी नहीं लिखा हम कहाँ खड़े हैं, तो मैं सवाल को बेहतर कर रहा हूँ। वी आर स्टैंडिंग, नो लेट मी बना, वी आर स्टैंडिंग एट एंड ऑफ 3rd year, हम तीसरे साल के एंड पे खड़े हैं, और अगर अगले साल जहाज उड़ा दिया तो बंदे भी उड़ने का खतरा है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तो वी आर स्टैंडिंग एट एंड ऑफ 3rd year। जी भाईजान, लाइबिलिटी बुक करें। कैन वी क्लोज आवर बिजनेस, क्या हम बिजनेस बंद कर सकते हैं जहाज को ओवरहॉल कराए बगैर? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्टैंडर्ड बड़ा वाजे तौर पे कह रहे थे, एंटिटी कुड अवॉइड द एक्सपेंडिचर, आप एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर लो बाय सेलिंग द एयरक्राफ्ट, वो वाला जहाज ही बेच दो, अगला कराए, यू कैन अवॉइड दिस खर्चा। वो बात जो मैं लिखना नहीं चाह रहा था वो फाइनली उसने लिख ही दी, कहते हैं बिजनेस बंद कर दो। अच्छा, लेकिन जो इससे पहले हमारी लाइबिलिटीज थी वो बिजनेस बंद करके अवॉइड नहीं हो सकती। वारंटीज की लाइबिलिटी बिजनेस बंद कर दें तो भी अवॉइड नहीं हो सकती, क्योंकि वारंटी कार्ड इश्यू कर चुके हैं आप। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर फायर है, भाईजान स्टैंडर्ड को इजी ना लें आप, जो लेवल ऑफ टेस्टिंग उसका हो गया है, उसके दिमाग चाहिए। इसी तरह जो एम्प्लॉइज को आग लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी, वो आप कारोबार डॉलर से लेके हम कारोबार बंद कर रहे हैं, तो हुकूमत उनको माफ कर देगी? ये पैसे कभी भी नहीं माफ करेगी। लेकिन अगर कॉलेज वालों को आईके वाले कह रहे हैं अपना कारोबार बंद कर दो, वरना जो है वो आप ऊपर छत बनाओ, हम नहीं छत बना रहे, तो क्या छत बना के जो है वो हमें वो कैंटीन बना के जो है कारोबार बंद करना पड़ेगा? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पीछे बात क्या चल रही है। तो यहां पर जो इवेंट बनता वो ओवरहॉलिंग बनता। तो ओवरहॉलिंग मान रहा हूं मैं तीसरे साल के एंड पे बाइंडिंग है, लेकिन इसकी लायबिलिटी तब तक रिकॉर्ड ना करें जब तक ओवरऑल हो ना जाए। हां, क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, तो अगर आप तीसरे साल के एंड पर ओवरहॉल किए बगैर उड़ाते हैं, जो कि शायद उड़ा भी दें कुछ एयरलाइंस वाले, तो फिर फाइन्स आपको देने पड़ेंगे। फिर भी ओवरहॉल की लायबिलिटी किताबों में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया के स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इस वक्त हमारे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, हालांकि तीसरे साल का एंड आ चुका है। वो मैंने सवाल बेहतर किया। कंक्लूजन, नो प्रोविजन इज recognized. The cost of overhauling aircraft are not recorded as a provision for the same reasons as discussed in example 11A। कहते हैं वही रीजंस जो ऊपर वाली हैं, लाइनिंग कराए बगैर कारोबार बंद हो सकता है। Even a legal requirement does not make the cost a liability। लीगल रिक्वायरमेंट भी इस कॉस्ट को लाइबिलिटी नहीं बना देगी, बिकॉज
बिकॉज द एंटिटी कुड अवॉइड द ओवरहॉल बाय सेलिंग द एयरक्राफ्ट। प्लीज काटें, इंग्लिश को आसान करें, हम कौन से अंदर अंग्रेज बैठे हुए हैं। Even a legal requirement to overhaul does not make the cost of overhaul बार बार क्यों लिख रहे हो यार, तुम पागल हो गए, सान रखो फिक्रा। Even a legal requirement to overhaul does not make the cost a liability. Why? Because the entity could avoid the future expenditure by जरा काटा हुआ पढ़ें, by its future actions, काटा हुआ जरा पढ़ें, by its क्या future, for example by, आगे उसने वही सारी कहानी लिखी कि ओवरहॉलिंग भी मेजर कॉस्ट होती है, तो इसको कैपिटलाइज किया जाता है और 3-3 साल बाद डेप्रिशिएट करके फारक किया जाता है। इट इज़ अ मेजर एक्सपेंडिचर होता है। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड, द डेप्रिसिएशन ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्स अकाउंट्स ऑफ फ्यूचर इंसिडेंट्स ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, दैट इज एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस कॉस्ट इज डेप्रिशिएटेड ओवर द 3 years। तो मेंटेनेंस को 3 साल पे डेप्रिशिएट कर दें। चलें जी, पास्ट पेपर्स निकाल लें और छोड़ें भाई, रजिस्टर पे हेडिंग दें रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट। ये मैरिज हॉल है और ये उसके कस्टमर्स हैं, बाराती फर्ज करें। हाँ, मैरिज हॉल में खाना खाने के बाद 10 लाशें पड़ी हुई थी। यार सवाल आ रहे हैं, अभी मैंने बताया था 10 डाइड, एक सवाल, अजीब बातें करें आप, या घर पहुंचते तक 10 जो भी है। तो मैरिज हॉल के अंदर 10 लाशें पड़ी हुई थी। और कुछ करवाने? अच्छा, बारातियों ने मैरिज हॉल के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि वो जो जिसने भी चिकन खाया था उसमें मसला निकला है, तो इन्होंने मैरिज हॉल के ख़िलाफ़ केस कर दिया और मैरिज हॉल वालों ने शौकत मुर्गी वाले के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि इसकी जो मुर्गियां थीं उसमें मसला था। मसला हमारे खाने बनाने में नहीं था, हमने तो बिल्कुल फ्रेश मसाले डाले थे बागों से लाके, हमारा खाना बनाने में मसला नहीं था, इसकी मुर्गी में मसला था। तो ये हमारी एंटिटी है जिसकी हम बहस करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको इस तरह के सवाल करवाए थे जिसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व नहीं होती थी, उसमें से 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती थी। ये कॉलेज वाले हैं और नेबर्स ने इनके ख़िलाफ़ केस कर दिया कि ये बहुत शोर आता है बच्चों का और ये आता है, तो कॉलेज वाले लाइबल फील करेंगे। कॉलेज वाले क्या फील करेंगे? तो ये 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व थी। यह एक और सवाल मैंने आपको करवाए थे कि कॉलेज वाले हैं और उन्होंने एसी वालों के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि आपने हमें सही एसी प्रोवाइड नहीं किए क्लास के अंदर, कभी बच्चे कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, ये एसीओं में मसला लग रहा है। तो कॉलेज वालों ने एसी वालों के ख़िलाफ़ केस कर दिया। तो ये एसेट साइड है, ये क्या है?
तो यहाँ रिसीवेबल बुक करेगा कॉलेज अगर वर्चुअली सर्टन है। तो अभी तक जो मैंने आपको बात करवाई थी वो ये की थी, हर सवाल में दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही थी। एक सवाल हमने किया था जिसमें डिसीज्ड फैमिलीज थी, वो केस कर रही थी हमारे खिलाफ, और या गवर्नमेंट थी वो केस कर रही थी हमारे खिलाफ। ये तीन पार्टीज नहीं थी, वो दो अलग अलग पार्टीज थी, हमारे खिलाफ ही केस कर रही थी। और एक सवाल हमने किया था जिसमें हमने किसी से मटेरियल खरीदा था, वो इंफीरियर क्वालिटी का था, घटिया क्वालिटी का था, तो हमने उसके खिलाफ केस कर दिया था। लेकिन अब इधर क्या सिनेरियो चल रहा है, ये हमारे खिलाफ केस कर रहे हैं मैरिज हॉल के खिलाफ, और हम इसके खिलाफ केस कर रहे हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम है, अब अगर समझ आ गई है बात तो मुझे बता दें, कौन खर्चा करके किससे रीइंबर्स करवाएगा? मैरिज हॉल इसको पेमेंट करेगा पहले केस हारने पे, और इससे रीइंबर्स करवाएगा। ये नहीं करेगा मैरिज हॉल मैं बीच में निकल रहा हूं तू जा लड़ इससे, खुद ही ये नहीं करेगा। मैरिज हॉल इसकी तरफ लायबल फील करेगा और इससे एनटाइटल्ड फील करेगा। इससे क्या फील करेगा? एनटाइटल्ड फील करेगा। ओके, आपके घर में सोफा पड़ा हुआ है, मेहमान आया बैठा, और मेहमान बैठ गया, सोफा भी बैठ गया। अब मेहमान ने आपके खिलाफ केस कर दिया कि इसने जानबूझ के कोई मिलीभगत की है और कोई गड़बड़ है इस बंदे के अंदर, और आपने फिर सोफे वाले के खिलाफ केस कर दिया। आपने कहा यार इसमें क्या मसला है, तो सोफे वाले ने ऐसा सोफा दिया जो बैठ गया। भाई ये ना पार्ट बी में हम करेंगे इसमें वैल्यूएशन, ठीक है, पार्ट बी के बाद। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि यहां पर प्रोबेबल है कि मैंने 10 मिलियन देने हैं, प्रोबेबल है कि मैंने 10 मिलियन देने हैं, और यहां से एसेट साइड है ना माय डियर, ये यहां से वर्चुअली सर्टन है कि मुझे 8 मिलियन मिलने हैं। डन हो गया। अब बताएं, अगर हाई चांस है कि मैंने 10 मिलियन देने हैं, तो फिर मैं डायाग्राम में वही वाली खोलनी है। जब मैं बात करूं बारातियों की तो डायाग्राम ये वाली, फील करें मजा आएगा, डायाग्राम ये वाली, और जब मैं बात करूं मैरिज हॉल की तो डायाग्राम ये वाली देखनी है, क्योंकि आप दोनों डायग्राम्स देखनी पड़ेंगी बारी बारी। लेकिन पहले हमेशा ये वाले डायग्राम आप देखा करेंगे ताकि पता चले हमारे खिलाफ केस कितना है, फिर हम अगले के खिलाफ करके उससे रिकवर किया करेंगे। अच्छा जी, आप बता दें, बारातियों ने मेरे खिलाफ केस किया, यानी हमारी कंपनी के खिलाफ केस हुआ है, तो अब सवाल क्या कह रहे हैं, पैसे देने का चांस हाई है, तो मैं क्या करूं? डन। आप बता दें ये एंट्री मैं कितने से करूं? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। 10 लाशों को 10 मिलियन समझ लें, यानी हर लाश वाले को 1 मिलियन देना है, उसको नहीं, यानी उनके वर्षा को। अच्छा, इसके बाद ये किसकी बुक्स खुली हैं? मैरिज हॉल। मरहबा मैरिज हॉल, नूरजहां मैरिज हॉल, मलका तरन्नुम मैरिज हॉल, जो भी है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अच्छा, उधर से मैं रिसीवेबल कितना बुक करूं या करूं भी ना करूं? कहते मुर्गी वाले ने मान लिया है कि मैं अपनी सारी जायदादें जुदूदे बेच के तुम्हें 8 मिलियन दे रहा हूं, और मैं पता नहीं इस दुनिया से अब जाने वाला हूं, सब कुछ अपना बेच के तुम्हें दे देता हूं। 8 मिलियन मुर्गी वाला देने को मान गया, 80 लाख रुपए देने को मान गया। ये वर्चुअली सर्टन है। क्या करूं इसकी? जाने तो दोनों की रिवीजन होगी इकट्ठी हमारी। जी बोलें। रिसीवेबल, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज रीइंबर्समेंट, दिस इज रीइंबर्समेंट। तो ये मैं किसकी एंट्री कर रहा हूं? रीइंबर्समेंट। किससे हो रही है? मुर्गी वाले से। रीइंबर्समेंट कितने की हुई? 8 की। इसको मैं इनकम रिकॉर्ड करूं या खर्चा कम करूं?
दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। स्टैंडर्ड कह रहे हैं वैसे खर्चा कम कर दो, ये ज़्यादा बेहतर है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। इनकम रिकॉर्ड कर लें या खर्चा कम कर लें, रिकॉर्ड हुआ है ना, उसको कम कर लें, या खर्चा कम कर लें या इनकम बढ़ा दें। वो कहता है आपकी मर्जी है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन चार एहतियातें, चार एहतियातें। एहतियात नंबर 1, एहतियात नंबर 2, 3, 4। P&L में कहते हैं इजाजत है नेट करने की, खर्चा, खुशी, गम दो। बैलेंस शीट में इजाजत नहीं है, बैलेंस शीट में कहता है नेट करने की इजाजत नहीं है। यू कैन नॉट कॉन्ट्राइट, ये कॉन्ट्रा, क्योंकि सेम पार्टी नहीं है, पार्टीज ही हो रहे हैं, तो पार्टीज हो रहे हैं इसलिए नेट करने की इजाजत नहीं है। वो कोई और पार्टी है, ये कोई और पार्टी है। बैलेंस शीट में आप रिसीवेबल शो करें 8 का, और नहीं लाइबिलिटी तो नहीं, अनसर्टन होती है ये, प्रोविजन शो करें 10 की। अच्छा जी, चार एहतियातें सुन लें भाई, अभी नोट ना करना। रीइंबर्समेंट सिर्फ तब रिकॉर्ड करनी है जब मिलना वर्चुअली, वरना अगर मुर्गी वाला नहीं माना तो किसने देने हैं। पहली एहतियात। दूसरी एहतियात, P&L में नेट करने की इजाजत है। तीसरी एहतियात, बैलेंस शीट में नेट करने की इजाजत नहीं है। चौथी एहतियात, गौर से सुननी है, कान खोल के, फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। चौथी एहतियात, अगर मुर्गी वाला कह दे मैं तुम्हें 13 मिलियन दूंगा, सर ऐसा कैसे हो सकता है, इसका खर्चा 10 हुआ और अगला 13 दे रहा है। भाई दुनिया में बहुत सखी लोग मौजूद हैं, प्लीज, दुनिया में बहुत सखी लोग मौजूद हैं, और कुछ लोगों को अपनी गुडविल वगैरह मेंटेन करनी होती है। वो कहते हैं यार तुम परेशान ना हो, तुम्हारा जितना खर्चा होगा उससे थोड़ा सा ऊपर ही दूंगा, तुम्हें खुशी करके भेजूंगा, तुम्हें इंशाल्लाह मैं परेशान नहीं होने दूंगा, तुम मेरे पक्के जो है वो ग्राहक हो, आइंदा भी मुर्गियां मेरे से लेनी है। तो इज इट पॉसिबल कि दुनिया में ऐसा हो कि कोई बंदा ज्यादा पैसे दे दे आपको खर्चे से? हाँ, अम्मी अबू कई दफा बुक के पैसे ज्यादा पैसे देते हैं, चलो बेटा चीजी ले लेना, तो ज्यादा ज्यादा पैसे दे दे। स्टैंडर्ड कहते हैं अगर इतना रहम दिल हो जाए शौकत मुर्गी वाला, तो माय डियर रिसीवेबल फिर आपने 13 मिलियन पे बुक नहीं करना। रिसीवेबल कैन ओनली बी रिकॉर्डेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। बाकी मैं कल बताऊंगा, वो जो रिसीवेबल अगले साल फिर रिसीव होगा तो उसको हम बाद में इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी जब मिलेगा। फिलहाल बस 4 एहतियातें बता दें, उसके बाद तस्वीर खींचें और छुट्टी आपकी। 4 एहतियातें बता दें, नोट शूट नहीं करना, नोट कल कर लीजिएगा आके। 4 एहतियातें बता दें। नंबर 1, रिसीवेबल तब रिकॉर्ड करने जब यकीनी हो। दूसरी बात, P&L में नेट कर लें, बैलेंस शीट में नेट ना करें। 3 होगी। चौथी एहतियात, अगर रिसीवेबल ज्यादा हो प्रोविजन से तो रिसीवेबल उतना ही रिकॉर्ड करें जितना प्रोविजन है। अगले साल अगर ज्यादा मिल जाएगा उसका फिर मैं बता दूंगा क्या करना है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।